डी ब्लॉक के तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ये आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 के तत्व होते हैं। इन डी ब्लॉक की 4 श्रेणियाँ होती है। इसे 3D श्रेणी, 4D, 5D और 6D श्रेणी कहलाती है। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो जिनका डी कक्षक अपूर्ण होता है वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे 3D श्रेणी है। 3D श्रेणी में शक्ति वक्र मन फेकोनी कूजन SC से लेके ZN तक तत्व होते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक 21, Ti का 22, इस तरीके से Zn का 30 होता है। तो इसमें Zn 4D श्रेणी में CD आएगा और 5D श्रेणी में Hg आएगा। ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। इसमें 3D 10 होता है, इसमें 4D 10 होता है और इसमें 5D 10 होता है। मीन्स डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होते हैं वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के गुण, ये संकुल यौगिक बनाते हैं, इनके यौगिक रंगीन होते हैं, ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ये कई प्रकार की मिश्र धातु बनाते हैं, ये तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 3D श्रेणी है, शक्ति वक्र मन फेकोनी कूजन। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 to 10 NS1 to 2। मीन्स NS 1 से 2 रहेगा और D में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक वेरी होंगे। जैसे 3D श्रेणी, अब 3D श्रेणी में जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आर्गन होगा। ये आर्गन 18 तक हो गया और उसके बाद में इसमें 3D और 4S ये 2 होगा। तो 18 ये हो गए, 2 ये हो गए, 20 हो गए। अब उसके बाद में ये चलेगा 21 से लेके 30 तक। तो अब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, कभी 1, कभी 2, कभी 3। तो इस तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 तक आएंगे इसमें। तो जैसे यहाँ पर ये टेबल बनाई गई है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SC का देखते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 21 है। तो मैंने लिखा आर्गन, तो ये हो गया 18। उसके बाद में 4S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हो गए 20। और इससे पहले जो है D आता है वो 3D 1 होगा, तो ये 21 हो गया। ऐसे Ti का 22 होता है तो 3D 2 हो जाएगा। इसमें 23 है तो 3D 3। क्रोमियम का 24 होता है तो इसमें 3D 4 आता है। लेकिन जैसे ही 4 आता है तो 4, ये जैसे D है, ये 5 कक्षक होते हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हो गया। तो ये अर्धपूरित अवस्था प्राप्त करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके उच्च ऊर्जा स्तर 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इस D में आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 3D 5 और 4s2 से एक चला गया तो 4s1। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 3D 5 4s1। Mn इसका 25 होता है तो 3D 5 4s2। अब एक इलेक्ट्रॉन s2 में आ गया इसमें। Fe का 26 है तो 3D 6 4s2। इसमें 3D 7, इसमें 3D 8, इसमें वापस 3D 9 हो जाएगा कॉपर में। ये 9 इस तरीके से होगा, ये 9 हो गया। लेकिन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उच्च ऊर्जा स्तर 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा और ये 3D 10 हो जाएगा और ये 4s1 रह जाएगा। तो इस तरीके से Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3D 10 4s1, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 10 और 4s2।
तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखो यहाँ एस में 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 रह गई, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 रह गई और इसमें 2 है। तो ये एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नेक्स्ट डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब डी में ये 5 कक्षक है, 1 2 3 4 5। ये डी में 1 इलेक्ट्रॉन है एस सी में, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 है। टी आई में 2 हो गए, 3d2 तो 2 हो गए। एस सी में वी में 3 हो गए। सी आर में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन 5 है। और एम एन में 25 ही है, तो इसमें भी डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एफ ई में 3d6 हो जाता है, ये 6 हो गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन। कॉपर में ये 7 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे। एन आई में d8 होता है, तो ये 8 हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री बचे इसमें। और कॉपर में 3d10 होता है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें भी 0 है। तो इस तरीके से ये डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं। तो एम एन में 5 और 2 ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम एम एन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है 7। मतलब ये 5 भी त्याग कर देगा और 2 का भी त्याग कर देगा, तो टोटल कितने हो गए? 7। अब इसमें ये चला जाए तो +2 भी हो सकती है, 2 इसमें से चला जाए, 1 इसमें से चला जाए, तो +3 +4 +5 +6। तो एम एन +2 से लेके +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्रोमियम +1 से लेके +6, क्योंकि 5 और 1 6, +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वी 3 और 2 5, तो +2 से +5। टी आई +2 से +4 और एस सी 2 ये और 1 ये, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और एम एन के बाद में एफ ई +2 से +6, कॉपर +2 से +4, निकल +2 और +3, और कॉपर +1 और +2, और जिंक +2। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो मैंने गोले कर रखे वो इम्पोर्टेंट है। इसमें एम एन सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वो कितनी है? +7। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जिंक। केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था है, और एक ही प्रकार की एससी भी करता है +3। तो इस तरीके से ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं इम्पोर्टेंट है। परमाणुीय आकार तथा आयनी त्रिज्या। 3D श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले आकार में कमी आती है, फिर इनका आकार लगभग समान रहता है और अंत में आकार इसका बढ़ता है। इनका आकार लगभग समान होता है, लेकिन आकार में परिवर्तन पहले कमी, फिर समान और फिर बढ़ता है। ये बहुत कम परिवर्तन होता है। ये Sc से Zn तक परमाणु तत्व है। बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में पहले कमी आएगी, फिर आकार समान होगा और फिर आकार बढ़ेगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये नाभिक है, ये कक्षाएं हैं, ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी। अब 3D श्रेणी में जैसे Sc है, तो Sc का परमाणु क्रमांक 21 है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 होता है। तो ये S में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस D में 1 हो गया। अब आने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो D में आएगा, मतलब इस अंदर वाली कक्षा में आएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा में आता है वो नाभिक के नज़दीक होता है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब आकर्षण बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन अंदर की कक्षा में आता है तो ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, तो इससे बोलेंगे परिरक्षण प्रभाव। तो ये परिरक्षण भी करेगा, मतलब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो ये बाहरी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक से आकर्षण कम हो जाएगा, मतलब परिरक्षण कम हो जाएगा। टीआई में जाते हैं
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2 हो जाएगा, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक के आकर्षण बढ़ा क्योंकि नाभिक के नज़दीक इलेक्ट्रॉन गया, परिरक्षण कम है मतलब इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव कम होगा, जिससे क्या होगा, नाभिक आवेश ज़्यादा होने से चारों तरफ से इसमें आकर्षण होगा और आकार में कमी आ जाएगी। और फिर जैसे जैसे इस कक्षा में 1 2 3, जैसे V में 3 होते हैं, 3d3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में जा रहे हैं, तो नाभिक के आकर्षण बढ़ रहा है, तो बीच में ये लगभग समान होता है आकार। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे Mn है, Mn में 3d5 हो गया, 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 के हैं और ये 3d5 हो गया। अब जैसे ही Fe में आएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बढ़ेगा, मतलब ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ प्रतिकर्षित होगा, मतलब परिरक्षण प्रभाव इफेक्टिव हो जाएगा, परीक्षण प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा, तो जैसे जैसे लास्ट में जाएंगे आकार बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है आयनन ऊर्जा। बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए दी गई ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो जो संक्रमण तत्व का आकार लगभग समान होता है तो इनकी आयनन ऊर्जा भी लगभग समान होती है और इनके आयनन विभव लगभग 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होते हैं। क्रोमियम तथा कॉपर, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, जैसे क्रोमियम का होता है 3d5 4s1 और कॉपर का होता है 3d5 3d10 4s1, तो प्रथम आयनन विभव में ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s वाला बाहरी कक्षा का। अब आते हैं द्वितीय आयनन विभव पे या द्वितीय आयनन ऊर्जा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन d5 से और d10 से निकलेगा, लेकिन ये अर्धपूरित है और ये पूर्ण पूरित है, तो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित स्थायी ज़्यादा होते हैं, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी होती है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि द्वितीयक आयनन विभव जो कॉपर और क्रोमियम का है वो उच्च होता है। धात्विक प्रकृति, धात्विक प्रकृति में 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचना पाई जाती है, क्योंकि जो धातु है उनके अंदर परमाणु है, परमाणु का अरेंजमेंट 3 प्रकार की संरचनाएं बनती है, BCC काई केंद्रित घनीय, FCC फलक केंद्रित घनीय, HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो ये परमाणुओं की व्यवस्था 3 प्रकार से होती है और 3 प्रकार की संरचनाएं बनती है। संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक बंध बनाते हैं क्योंकि इनमें नाभिकीय आवेश अधिक होता है और D कक्षक उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें धात्विक बंध प्रबल बनाते हैं, और जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उनकी धात्विक सामर्थ्य उतनी ज़्यादा होगी, मतलब परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समानुपाती होगी धात्विक बंध की सामर्थ्य, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी धात्विक बंध की सामर्थ्य होगी। नेक्स्ट जो संक्रमण तत्व है वो रंग प्रदर्शित करते हैं। अब रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, एक तो इनमें अपूर्ण D कक्षक होते हैं और दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो T2G, ये अपन ने उपसंयोजक यौगिक में पढ़ा है, ये T2G कक्षक होते हैं और ये EG कक्षक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब T2G में होता है तो ऊर्जा लेके ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, ये यहाँ आ जाता है। तो जो ये ऊर्जा अवशोषित करता है तो इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी स्थिति में आता है, तो जो अवशोषित ऊर्जा की है उसका पूरक रंग दिखाई देता है, इसलिए संक्रमण तत्व रंग प्रदर्शित करता है। उत्प्रेरकीय गुण, संक्रमण तत्व उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों, क्योंकि उनमें अपूर्ण आंशिक भरे D कक्षक होते हैं, इसलिए ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो भी संक्रमण तत्व है उनको उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, तो क्रियाकारी पदार्थ जो भी होता है उससे इस संक्रमण तत्व क्रिया करते हैं पहले। अब इस संक्रमण तत्व क्या करते हैं, रिक्त कक्षक होते हैं इनके पास D कक्षक, तो उसमें क्रियाकारी पदार्थ के साथ में एक मध्यवर्ती अस्थायी यौगिक बना लेते हैं जो कि कुछ समय के लिए होता है और पुनः ये टूटता है और उत्पाद बना देता है और उत्प्रेरक बिल्कुल अलग हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में संक्रमण ऊर्जा कम हो जाती है। संक्रियण
सक्रियण ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। जैसे हेबर प्रक्रम में नाइट्रोजन अमोनिया हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, तो इसमें Fe जो होता है ये संक्रमण तत्व, ये उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ये एक छोटे छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। तो जो टोटल इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण होता है μL, और चक्रण गति का होता है μS। तो टोटल जो पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण होगा वो μL प्लस μS। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है। तो चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला ये होता है μ√n+2, जहाँ n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये तीन प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व। तो जिन पदार्थों में परमाणु में आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकत्व कहलाता है, और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने में और आकर्षित करते हैं, अंदर की तरफ से निकलेगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो ये कहलाएगा अनुचुंबकत्व। और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होती है तो वो प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर उसमें चुंबक गुण भी खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है अनुचुंबकत्व। लेकिन प्रतिचुंबकीय जो होता है इसमें चुंबक हटा लें, चुंबकीय NS को हटा लें तो इसमें चुंबकीय गुण होते ही नहीं हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण इसका शून्य होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें युग्मित होता है। नेक्स्ट है लौह चुंबकत्व। तो अगर पदार्थों को, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबक बन जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो भी वो चुंबक बने रहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को वो प्रबलता से अंदर की ओर आकर्षित करते हैं, ये कहलाते हैं लौह चुंबकत्व। जैसे FeCO, Ni, Fe3O4, Mn। नेक्स्ट अंतराकाशिक यौगिक। संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों? क्योंकि इनमें अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। संक्रमण धातु है, अब जो धातु बनती है वो परमाणु से मिलके बनती है। अब परमाणु व्यवस्थित निबिड़ संकुलित होते हैं, अब उनके मध्य छोटे छोटे रिक्त स्थान रह जाते हैं, उन रिक्त स्थान को बोलते हैं अंतराकाश। जैसे ये परमाणु की व्यवस्था ये है, तो ये जो छोटे छोटे रिक्त स्थान बचे हुए हैं इनको बोलते हैं अंतराकाश ये। और इस अंतराकाशों का आकार छोटा होता है, जिनमें अधातु परमाणु जैसे H, B, C, N ये अधातु हैं, इनके आकार बहुत छोटे होते हैं और ये इस अंतराकाश में चले जाते हैं, जिससे अंतराकाशी यौगिक बनते हैं। ये कठोर होते हैं और इनका गलनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है मिश्र धातु निर्माण। संक्रमण धातु मिश्र धातु बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि संक्रमण धातुओं के आकार लगभग समान होते हैं। अब आकार लगभग समान है तो क्रिस्टल जालक में एक धातु दूसरी धातु से प्रतिस्थापित हो जाती है, अर्थात मिश्र धातु बना लेती है, जो कठोर होती है, मजबूत है, उच्च गलनांक होता है। जैसे Fe है, अब Fe में ये जो धातुएं हैं इनके आकार भी Fe के लगभग समान है, तो ये कुछ धातु Fe में मिक्स हो जाएगी, जिससे स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु का निर्माण होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे Mn+3 और Cr+3 में कौन सा अधिक अनुचुंबकीय है? अब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो अधिक अनुचुंबकीय होगा। तो जैसे Mn है, सबसे पहले Mn का परमाणु क्रमांक देखें तो 25 होता है। इसका अगर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँगा तो 3d5 आएगा। अब इसमें से Mn+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, तो 3d5 में से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करने हैं, तो 2 तो इसमें चले जाएंगे, 1 इसमें चला जाएगा, तो क्या बचा अब Mn+3 में 3d4। अब 3d4 जो है वो ये D है 1 2 3 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Cr का परमाणु क्रमांक 24 है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 है। अब +3 है इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो एक इसमें से 2 इसमें, तो डी में कितने बचे 3। तो Cr+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 4s0 मीन्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। तो Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो ये प्रबल अनुचुंबकीय होगा। या ये भी क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में अधिक रंगीन कौन होगा, तो Mn होगा, क्योंकि Mn में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है। चुंबकीय आघूर्ण किसका ज़्यादा होगा, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो Mn का ही चुंबकीय आघूर्ण अधिक होगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला अपना ये है μn n+2, तो n की जगह अपन 4 रखेंगे तो इसका Mn का निकल जाएगा। n की जगह अगर 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो Cr का चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। नेक्स्ट Mn+2 आयन, इसका परमाणु क्रमांक 29 है। इसका चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो M29 है परमाणु क्रमांक, तो 3d10 4s1 बनता है। तो इसमें से +2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है, तो एक इसमें से चला गया और एक इसमें से, तो 3d9 रह गया। अब 9 की व्यवस्था देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचा, तो n=1 यहाँ रखा, तो 1 1 + 2 मीन्स √3 1.73 बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और चुंबकीय आघूर्ण लिखना है। तो Ni का परमाणु क्रमांक 28 होता है, पहले ओरिजिनल का लिखेंगे 3d8 4s2। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तो 4s2, तो ये 4s0 हो गया, 3d8। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d8 और 4s0। अब इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो इसके 3d8 के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचे, तो n=2, तो μ=2 2 + 2 मीन्स 4 × 2 8 √8 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया √8 बोर मैग्नेटॉन।